प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आज के इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लेने जा रहे हैं, फिल्टर सर्किट्स। आज के हमारे जो लेक्चर है ये बहुत से आपके क्वेश्चंस कवर करेगा, जैसे व्हाट आर फिल्टर सर्किट्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिल्टर सर्किट्स एंड देयर सर्किट डायग्राम्स एंड हाउ दे वर्क्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिल्टर सर्किट्स के बारे में। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। हम ये कह रहे थे वहाँ पर, लेकिन आपने देखा था कि वहाँ पर जो आउटपुट होता था रेक्टिफायर का वो कैसा होता था, वो देख लीजिए। रेक्टिफायर जब हम लगाते हैं तो जो आउटपुट आता था वो कुछ इस तरह का आता था। दिस इज़ दी रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है और फुल वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। जैसे सपोज कीजिए ये एसी इनपुट है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। अब जो इसका आउटपुट मिलता था, अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ये वाला आउटपुट होता था, इस तरह से हाफ साइकिल मिलती थी। और अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो दोनों हाफ साइकिल्स के लिए हमें आउटपुट मिलता था। और हमने कहा था कि ये उस रेक्टिफायर का इनपुट है और ये आउटपुट है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रेक्टिफाइड आउटपुट है ये प्योर डीसी नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसी कंपोनेंट भी हैं, कुछ फ्लैक्चुएशंस भी हैं। इन फ्लैक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जाता है उन डिवाइस को हम कहते हैं फिल्टर सर्किट्स। और ये कई तरह के होते हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे इसकी। यानी कि ये देखिए, अगर हम यहाँ फिल्टर लगा देते हैं, जो आउटपुट है वो हमने यहाँ लगा दिया, इसमें ये जो फ्लैक्चुएशंस हैं, और जब हम फिल्टर से जो सर्किट हमें मिलेगा, आप कह सकते हैं कि फिल्टर क्या होते हैं। मैं उन्हीं की डेफिनेशन दे देता हूं यहां पर। द फिल्टर्स आर दी सर्किट्स विच रिमूव द एसी कंपोनेंट or fluctuations from rectified output of rectifier। यानी कि आप देख रहे हैं कि इन फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि कितने तरह के जो डिफरेंट फिल्टर्स हैं जो यूज में हैं आजकल, और वन बाय वन करके उनकी सर्किट डायग्राम्स, उनके रिपल फैक्टर्स, उनका प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे। जो डिफरेंट टाइप के फिल्टर सर्किट्स हैं वो होते हैं इंडक्टर फिल्टर, दूसरा हमारा होगा कैपेसिटर फिल्टर, और थर्ड हमारा है एल टाइप फिल्टर, और लास्ट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर पाई टाइप फिल्टर। तो इन फिल्टर्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले देखिए, हम शुरू करते हैं इंडक्टर फिल्टर कि ये इंडक्टर फिल्टर होता क्या है। पहला ही this circuit remove the fluctuations from the rectified output by the smoothing action of the inductor। आप क्या कहेंगे? It removes the fluctuations
by the smoothing action of inductance. The output almost DC वोल्टेज। बात यहाँ कह सकते हैं कि इंडक्टर सर्किट्स के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में आपने पिछले लेक्चर्स में बहुत कुछ पढ़ा है कि व्हेन करंट इंक्रीजेज इन इंडक्टर कॉइल देन एन EMF induced according to the Faraday law of electromagnetic induction, and this induced EMF oppose the increase or growth of the current in the circuit according to the Lenz law. And when current decreases in the circuit in inductor, then it opposes the decay of the current, and in this way it produces the output with almost average value. तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि इंडक्टर फिल्टर सर्किट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। सर्किट डायग्राम, the circuit diagram of the inductor filter is as shown like this. You can say इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसमें एक इंडक्टर होता है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस सपोज कीजिए L है, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो इस लोड रेजिस्टेंस के एक्रॉस मिलता है। ये देखिए, आप मेरे साथ साथ सर्किट डायग्राम बनाते जाइए और इस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है, ये लोड रेजिस्टेंस है, और इसको ये देखिए, जो रेक्टिफाइड आउटपुट जो फुल वेव रेक्टिफायर से या हाफ वेव रेक्टिफायर से मिलता है वो हम यहाँ लगाते हैं। इनपुट विल बी हियर, एंड रेक्टिफाइड आउटपुट जो है यहाँ लगाया, और जो फिल्टर्ड आउटपुट है वो हमें यहाँ से मिलता है इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस। अब आप देखिए इसका प्रोसीजर क्या है, ये काम कैसे कर रहा है, मैं वही बात यहां बताता हूं। आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। सबसे पहले अप्लाई द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल। यहाँ आप लगा दीजिए लाइक दिस, जैसे जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो हम इसके अक्रॉस लगा रहे हैं लाइक दिस। ये फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट जो है कि टर्मिनल के अक्रॉस हमने लगा दिया है, और जो रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा वो हमें इसके अक्रॉस मिलेगा। अब ये होता क्या है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ जब प्रोसीजर या वर्किंग में लिखोगे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, अप्लाई द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर across the input terminal of the inductor filter। ये लिख दो, यानी अप्लाई द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर across the input terminal, तो प्यारे बच्चों उसके बाद क्या होगा, व्हेन करंट इंक्रीजेस, देखिए जैसे ही करंट इंक्रीज होने लगता है थ्रू L और थ्रू इंडक्टर, एन इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन इट। दूसरा स्टेप हम यही लिखेंगे, व्हेन करंट इंक्रीजेस इन इंडक्टर then an EMF produces which oppose the growth of the current। आप जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा वो इसके ग्रोथ का, इसमें जो करंट इंक्रीज हो रहा है उसका अपोज करेगा। प्रोड्यूसेस
the growth of oppose the growth of current. Due to it, the time of increase or time of the growth increases. Similarly, मैं एक और पॉइंट यहाँ कहूँगा, when current decreases in inductor, decreases in inductor, then an EMF produces, फिर से EMF उसमें पैदा होगा. EMF, क्योंकि जब भी कोई चेंज होता है करंट वोल्टेज इंडक्टर में, तभी EMF इंड्यूस होता है, पैदा होता है, और वो उसी का विरोध करता है लेंज लॉ के मुताबिक. देन एन EMF इंड्यूसेस which oppose the decay of current in inductor. Due to it, the time of decay increases. अभी मैं बताऊंगा इसका ग्राफ प्लॉट करके कि कैसे होता है. एंड सो द आउटपुट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट एवरेज वैल्यू. तो हम यही बात कर रहे हैं. सो द आउटपुट प्रोड्यूसेस विद ऑलमोस्ट एवरेज वैल्यू. क्योंकि जब ग्रोथ होती है, करंट इंक्रीज करता है तो अपोज हो रहा है, जब वो डिक्रीज करने लगता है तो अपोज होता है. इस तरह से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो कांस्टेंट वैल्यू का या लगभग एवरेज वैल्यू जो है हमें वो मिल जाती है, जो अप्रोक्सीमेटली हम उसको DC कह सकते हैं. यानी कि द नेचर ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट इज एज शोन. फिल्टर इज एज शोन. इधर हम वोल्टेज ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज जो है ये देखिए. पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट था वो कैसा है. वो देखिए, लाइक दिस. अब इंडक्टर फिल्टर में क्या हुआ वो देख लीजिए कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, then an EMF induced in this inductor which oppose the growth of the current in this circuit. तो हमें क्या मिलेगा, वो ग्रोथ नहीं होने देगा. and this increase the time of increase, time of the growth like this. and when current decreases in this inductor circuit, again induced EMF produces which oppose the decay of the current. in this way the time of decay also increases like this. इस टाइप से ये T/2 है और ये T. सिमिलरली साइकिल रिपीट्स, यहां पर भी ऐसा ही होता है. ये देखिए, फिर यहां पर भी ऐसा ही होगा. और प्यारे बच्चों, हमें आउटपुट ऑलमोस्ट DC जो है वो इस तरीके से मिल जाता है. लेकिन आप देख रहे हैं ये हमारा इंडक्टर फिल्टर का DC अप्रोक्सीमेटली DC वोल्टेज है. अब हम देख रहे हैं कि ये जो हम अप्रोक्सीमेटली DC वैल्यू कह रहे हैं, लेकिन ये DC है नहीं, इसमें भी कुछ फ्लक्चुएशंस रह जाती हैं, कुछ AC कंपोनेंट रह जाते हैं. इन AC कंपोनेंट्स को मेजर करते हैं हम रिपल फैक्टर के फार्मूले से. तो रिपल फैक्टर इन केस ऑफ द इंडक्टर फिल्टर इज एज शोन. उसी की हम बात कर लेते हैं. रिपल फैक्टर विद इंडक्टर फिल्टर. the component
which remain present in the inductor filter circuit are given by the ripple factor, and that ripple factor expression for the ripple factor is given by, आप इसमें लिख सकते हैं this expression is given by 3। मैं इस फार्मूले को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हालांकि हम इसे आगे चल के हम डिराइव भी करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते चलिए, बता देंगे ये क्या क्या हैं, आप खुद इसको लिख सकते हैं। आर एल का स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और इसको √1/2, आप इसको लिख लीजिएगा, मेरे साथ साथ मेंटेन कर लीजिए इसको कि ये क्या हैं और ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये दिस इज़ द रिपल फैक्टर विद इंडक्टर फिल्टर, और ये क्या क्या है इनके बारे में बात कर लीजिए। देखिए आर एल क्या है, आप देख रहे हैं आर एल इज द लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस विच द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस विच द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, और यहां पर जो ओमेगा देख रहे हैं इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये जो एल देख रहे हैं ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर which is used in this inductor filter circuit like capacitor filter। प्यारे बच्चों इसे हम शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट भी कहते हैं, और शंट कैपेसिटर फिल्टर सर्किट भी कहते हैं। It remove the fluctuations from the rectified output of the half or full wave rectifier by its charging and discharging action. When current increases in a capacitor, then it gets charged approximately its peak value, यानी कि जब कैपेसिटर करंट बढ़ रहा है तो उसने उसमें से चार्ज ले लिया और खुद चार्ज हो गया अप्रोक्सीमेटली फुल वैल्यू तक, और जब करंट डिक्रीज होने लगा तब उसने अपने अंदर से बाय डिस्चार्जिंग एक्शन जो है चार्ज जो है रिमूव करके और उसको सर्किट को दे दिया, जिससे कि वो जब कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली जो है वैल्यू मिल जाती है, यानी कि जब चार्ज हुआ तो करंट लिया उससे, और जब करंट डिक्रीज होने लग रहा था तो अपने अंदर से चार्ज की सप्लाई कर दी, जिससे कि हमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट आउटपुट जो है या अप्रोक्सीमेटली डीसी वोल्टेज जो है वो लगभग मिल जाती है हमें। वही बात मैं लिख रहा हूँ। आप क्या कहेंगे, इट, मैं कैपेसिटर फिल्टर की बात कर रहा हूँ, इट रिमूव द फ्लक्चुएशंस और एसी कंपोनेंट by its charging and discharging action। आप ये भी कह सकते हैं when the current increases in capacitor it get charge approximately peak value। वही बात मैं यहां लिख रहा हूं, when current increases in capacitor it get charged approximately its peak value, यानी कि जो कैपेसिटर होता है वो इसकी पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाता है जब करंट बढ़ रहा था उसमें से चार्ज ले करके, और जब करंट डिक्रीज होता है वो देखिए व्हेन करंट डिक्रीजेस देन इट सप्लाई, ये अपने पास से सप्लाई करता है, सप्लाई द चार्ज by its discharging action। In this way
we obtain the output approximately DC value. So we obtain the output which is approximate DC. The सर्किट डायग्राम ऑफ कैपेसिटर फिल्टर हम वो देख लेते हैं। और इसको समझ भी लेना। इसमें क्या होता है कि ये देखिए, इसको हम लिख रहे हैं यहां पर। सपोज कीजिए ये हमारे पास यहां कैपेसिटर लगाया जाता है। दिस इज दी कैपेसिटर, और यहां हम लोड रेजिस्टेंस और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो यहां से मिलेगा। इस लोड रेजिस्टेंस के एक्रॉस हमें आउटपुट मिलने वाला है। और यहां पर हम रेक्टिफाइड इनपुट लगाएंगे। ये कैपेसिटर है हमारा, और यहां पर हम इनपुट लगा रहे हैं। यानी कि जो फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो हम इन टर्मिनल्स के एक्रॉस लगाएंगे। और फिर देख लीजिए, जब इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि जब उसमें करंट, ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, जब करंट इंक्रीज करता है तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और जब करंट डिक्रीज करने लगता है तो ये अपने पास से चार्ज सप्लाई करता है और जो है कांस्टेंट आउटपुट रहने देता है, उसको डिक्रीज नहीं होने देता है। और इस तरह से हमें जो आउटपुट मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली डीसी के आसपास मिल जाता है। डीसी कुछ थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस रह जाती हैं। एक और तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं आल्सो। ये देखिए बेटा, हम जानते हैं द रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर इज गिवन बाय रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। कैपेसिटर इज गिवन बाय क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1 और ओमेगा सी। शोज लो इम्पीडेंस, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना एसी की, तो ये रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर जो है वो कम हो जाता है। एंड सो इट अलाउ द एसी कंपोनेंट ओनली। एंड डीसी की फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं 0 होती है, तो उसके लिए ये हाई इम्पीडेंस शो करेगा, रिएक्टेंस शो करेगा, और उसको ये स्टॉप कर लेगा। और यू कैन से इट डज नॉट अलाउ टू पास थ्रू इट, इट अलाउज ओनली एसी कंपोनेंट थ्रू द कैपेसिटर ड्यू टू द लो रिएक्टेंस और इम्पीडेंस यू कैन सी हियर। तो इन दिस वे द एसी कंपोनेंट फिल्टर्ड आउट, और जो डीसी है वो हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें मिल जाएगा। फिर सुन लीजिए, मैं बात जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये, बिकॉज द रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर is inversely proportional to the frequency, and for AC component the frequency is very high, and so the reactance due to capacitor is very small. So it filtered out the AC component and it does not allow the DC because it shows very high, ये देखिए very high frequency कम होती है ना, very high reactance और impedance, and that DC component is obtained across the load resistance. The nature of the input and output is as shown. Output is as shown. ये देखिए बेटे, इधर हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, और ये देखिए ये तो इनपुट है। फुल वेव रेक्टिफायर का जो इनपुट होता है मैं वो शो कर रहा हूं, ये वो है। आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहिए। और अपने खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इन हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, और जो हमने इस कैपेसिटर या शंट फिल्टर सर्किट के इनपुट टर्मिनल पर लगा दिया। अब देखिए जब करंट इंक्रीज होता है लाइक दिस, तो ये कैपेसिटर जो है ये
चार्ज हो जाता है और उसमें से चार्ज ले लेता है और अपनी पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया। और जैसे ही ये डिक्रीज होने लगा तो इसने इसको डिक्रीज नहीं होने दिया, क्योंकि अपने पास से चार्ज की सप्लाई कर दी, और इस तरीके से ये डिक्रीज नहीं होने दिया, और फिर इंक्रीज हुआ तो फिर चार्ज होने लग गया। और इस तरह से ये देखिए, ये लगभग ऑलमोस्ट जो आप देख रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटली डीसी वोल्टेज हमें मिल जाती है। हालांकि मैं पहले ही बता रहा हूं कि इनमें कुछ फ्लक्चुएशंस हैं, और उन फ्लक्चुएशंस को मेजर करते हैं रिपल फैक्टर ऑफ द कैपेसिटर फिल्टर। चलिए देख लेते हैं कि ये रिपल फैक्टर ऑफ कैपेसिटर फिल्टर क्या है। द रिपल फैक्टर ऑफ कैपेसिटर फिल्टर इज गिवन बाय, देखिए प्यारे बच्चों, इसको आप याद रख लीजिए, ये क्या क्या हैं। इट इज गिवन बाय 1/4√3 μCRL। ये है, इसमें जो भी चीज़ें आपको गिवन हैं वो लिख लीजिए। देखिए, इससे हम इसका रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं। जहां म्यू क्या है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर हमने लगाया है उसकी कैपेसिटेंस है। और आरएल आप जानते हैं, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस विच द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि कैपेसिटर फिल्टर या शंट कैपेसिटर फिल्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इट वर्क्स बाय द स्मूथिंग एक्शंस ऑफ द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और हमने पहले कई बार आपको बताया है कि जब करंट इंक्रीज होने लगता है तो ये चार्ज हो जाता है और चार्ज ले लेता है और पीक वैल्यू तक लगभग जो है चार्ज हो जाता है, और जब ये डिस्चार्ज होने लगता है तो अपने पास से चार्ज की सप्लाई कर देता है, जिससे कि वो कम डिक्रीज नहीं होने देता। और इस तरह से हमें अप्रोक्सीमेटली एवरेज वैल्यू या यूँ कहिए कि डीसी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाती है। और सर्किट डायग्राम भी क्या है वो भी देखा, और फिर भी कुछ फ्लक्चुएशंस इसमें रह जाती हैं। कितनी रह जाती हैं उनको हम इस रिपल फैक्टर के फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने उसमें फ्लक्चुएशंस रहेंगी। इस कैपेसिटर फिल्टर में भी कुछ फ्लक्चुएशंस रह जाती हैं, इसलिए कि हम बात करेंगे, यानी कि जो पहले हमने स्टडी किया था उसमें इंडक्टर फिल्टर था, उसमें फ्लक्चुएशंस रिमूव हो रही थी बाय द स्मूथिंग एक्शंस ऑफ द इंडक्टेंस, और उसके बाद हमने बात की थी कैपेसिटर की फिल्टर की। लेकिन इनमें दोनों में ही कुछ फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहती हैं, ज़्यादा इसी कंपोनेंट रह जाता है, इसलिए एल टाइप फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एल टाइप फिल्टर सर्किट, और उसके बाद देखेंगे पाई टाइप फिल्टर क्या होता है। इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर को पढ़ने के बाद हमने देखा था कि उनमें कुछ फ्लक्चुएशंस रह जाती हैं। एक और इन दोनों के कम्बिनेशन से एक फिल्टर बनता है जिसे हम कहते हैं एल टाइप फिल्टर। अब उसी की बात कर लेते हैं। एल टाइप फिल्टर, द सर्किट डायग्राम ऑफ एल टाइप फिल्टर इज एज शोन। आप इसमें देख लीजिए कि जो इसका सर्किट डायग्राम है एल टाइप फिल्टर का वो कुछ किस टाइप का है। ये देखिए, इसमें एक इंडक्टर होता है जो प्राइमरी स्मूथिंग एलिमेंट का काम करता है, ये एल है, और उसके बाद कैपेसिटर, ये कैपेसिटर होता है। और ये देखिए, आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहिए और फिर हम इसको समझेंगे। ये कैपेसिटर है, और जो फिल्टर्ड का जो आउटपुट है वो हमें मिलता है इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहां हमें आउटपुट मिलेगा इस इंडक्टर के। तो प्यारे बच्चों, द सर्किट डायग्राम ऑफ एल टाइप फिल्टर इज एज शोन। आप देख रहे हैं, इन दिस केस द प्राइमरी स्मूथिंग और फिल्ट्रेशन इज डन बाय द इंडक्टर एलिमेंट। आप यही लिखेंगे। यहाँ हम
रेक्टिफाइड जो आउटपुट है फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो हम यहाँ लगाएंगे इनपुट, और यहाँ हमें मिलने वाला है आउटपुट। अब आप इसके हिसाब से इसमें जो चीज़ आप देख रहे हैं वो लिख लीजिए। इन दिस केस द प्राइमरी स्मूथिंग is done by inductor element कि when current increases in inductor then an EMF induced in it which oppose the increase or growth of the current, and when current decreases in it then also an EMF produced which oppose the decay of the charge or decay of the current. In this way we get approximately a constant or average value here, and if some fluctuations are removed then this capacitor filter out those AC component also by its charging and discharging action. You know that in case of the capacitor, when the current increases then it get charged approximately its peak value, and when the current decreases then it supply the charge from itself and produce the output almost constant value. तो प्यारे बच्चों, पहले आप ये कह सकते हैं कि इंडक्टर उसको फिल्टर आउट करता है, तो उनको रिमूव करता है हमारा कैपेसिटर बाय इट्स चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एक्शन। हाँ, फिर भी इसमें कुछ मामूली से या यूँ कहिए कि बहुत ही कम उसमें एसी कंपोनेंट रह जाता है, फ्लक्चुएशंस रह जाते हैं। वो कितने फ्लक्चुएशंस रहती हैं आप जानते हैं, उन्हें हम मेजर करते हैं रिपल फैक्टर। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ एल टाइप फिल्टर। रिपल फैक्टर ऑफ एल टाइप फिल्टर फिर सुन लीजिए, द आउटपुट ऑफ दिस एल टाइप फिल्टर इज नॉट परफेक्टली डीसी, इट कंटेन्स सम AC component or fluctuations etc. and these fluctuations or AC components are measured by the ripple factor. The ripple factor of L type filters is given by, this is the expression for that, you can write it 1/6, इसको आप √2 ओमेगा स्क्वायर LC, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम बाद में ड्राइव भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ हम इसको नहीं ड्राइव कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ क्या क्या है वो ज़रूर जान लीजिए। वेयर ओमेगा इज़ दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और L आप देख रहे हैं, L इज़ दी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और ये जो C देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, चोक C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि L टाइप फिल्टर सर्किट का सर्किट डायग्राम क्या होता है, कैसे ये काम करता है। उसमें पहले इंडक्टर फिल्टर करता है, फिर जो कंपोनेंट बाकी रह जाते हैं तो उन्हें ये कैपेसिटर जो है ये फिल्टर आउट कर देता है, और इस तरह से हमें अप्रोक्सीमेटली क्या कहिए कि ऑलमोस्ट DC वैल्यू मिल जाती है। पाई फिल्टर सर्किट। प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा था उन सब की कम्बिनेशन से यूँ कहिए कि ये फ़िल्टर बनता है, और जितने ज़्यादा एलिमेंट होंगे फ़िल्टर वाले उतना ही ज़्यादा स्मूथ जो है DC आउटपुट हमें मिलेगा। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम है, पहले वो देख लेते हैं। द सर्किट डायग्राम इज एज शोन। आप देख रहे हैं कि इसमें पहली जो प्राइमरी स्मूथिंग होती है वो कैपेसिटर C1 से होती है। यहाँ पहले कैपेसिटर लगा होता है ये C1, फिर जो उसके बाद जो फिल्टरिंग का काम करता है वो हमारा इंडक्टर
L, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, वो करता है। और फिर भी उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस रह जाती हैं, तो फिर हमारा एक और कैपेसिटर फिल्टर है, वो जो है इसको फिल्टर आउट करता है, ये कैपेसिटर C2 है। और उसके बाद जो आउटपुट हमें मिलेगा वो इस लोड रेजिस्टेंस के एक्रॉस मिलेगा RL। यहाँ से हमें फिल्टर्ड आउटपुट या फिर DC आउटपुट मिलेगा और इनपुट हम यहाँ लगाएंगे। प्यारे बच्चों, द सर्किट डायग्राम ऑफ द पाई फिल्टर सर्किट इज एज shown. In this case, the primary smoothing element is capacitor C1. हम यहाँ लिख रहे हैं, in this case the primary smoothing element is capacitor C1। यहाँ से सबसे पहले जो फिल्टरिंग करता है वो हमारा एक कैपेसिटर C1 करता है। और आप जानते हैं, पिछले जब हम कैपेसिटर फिल्टर की बात कर रहे थे, इट स्मूथ बाय द एक्शन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एक्शन। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज देन द कैपेसिटर गेट चार्ज अप्रोक्सीमेट इट्स पीक वैल्यू, एंड व्हेन द करंट डिक्रीजेज देन इट सप्लाई द करंट फ्रॉम इटसेल्फ and produce the approximately average DC value. And then if fluctuations are remain in that, then that smooth is done by the inductor. You know that inductor smooth by the smoothing action of the inductance. You know that when the current increases in inductor, then EMF induced in it which oppose the increase, and when the current starts to decay, then the induced EMF again produces which oppose the decay. In this way the approximately constant or DC value is obtained. Even then, if certain fluctuations remain present in that, then that is removed by the charging and discharging actions of this capacitor C2, and the output is obtained across the load resistance. और ये देखिए, जो इनपुट हम लगाएंगे वो यहाँ लगाएंगे। दिस इज द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर एंड इट इज अप्लाइड अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल ऑफ द पाई फिल्टर सर्किट, इन विच फर्स्ट दिस कैपेसिटर C1 filtered out the fluctuations, and then this inductor remove the fluctuations which are present, and if at last if the fluctuations are remain present after filtering the C1 and inductor, then this capacitors come in actions and it's filtered out that, and we obtained the almost DC value. The nature of the output of the pi filter is as shown. मेरी nature of output of pi filter is as shown. प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, जो हमें इस तरह से हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है, और ये देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो लगभग ऐसे मिलता है, बिल्कुल परफेक्ट डीसी मिलता है, डीसी वोल्टेज। ये जो रिमूव है, जो भी फ्लक्चुएशंस वगैरह, वो कंप्लीटली इन तीनों की सहायता से रिमूव हो जाती है। फिर भी ये कह रहे हैं ना कि चाहे कितनी बार आप उसको फिल्टर कर लें, कुछ ना कुछ कमी उसमें रह जाती है, कुछ फ्लक्चुएशंस उसमें रह जाते हैं, और वो कितने रह जाते हैं, उन फ्लक्चुएशंस को मेजर करने के लिए हम रिपल फैक्टर की बात करते हैं। तो रिपल फैक्टर ऑफ पाई फिल्टर सर्किट इज एज शोन। रिपल फैक्टर ऑफ दिस पाई फिल्टर गिवन बाई, आप इसको लिख लीजिए साथ साथ, √2 XC1
XC2, आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, RL और XL। इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो भी लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। वेयर XC1 इज द रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर C1। ये देखिए पहले वाला जो कैपेसिटर है उसकी रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर कितनी है, और ये जो XC2 है ये है रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर C2 हो जाएगी। और ये जो RL आप देख रहे हैं, इट इज़ द लोड रेजिस्टेंस। RL मैं यहीं लिख देता हूं इसको, RL क्या है, RL इज द लोड रेजिस्टेंस across which the output is obtained। और XL जो है वो भी लिख लीजिए, इट इज द सेल रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वहन भी आप, ये हमारा पाइप फिल्टर है और ये कैसे फिल्टरिंग कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर सुन लीजिए कि जो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है वो हम इसके क्रॉस लगाते हैं, और सबसे पहले जो स्मूथिंग करता है या फिल्टरिंग करता है वो हमारा कैपेसिटर C1 करता है। कैपेसिटर शोज वेरी हाई रिएक्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या होती है, 1 और ओमेगा C, या फिर इसका हम लिख सकते हैं 1 और 2 पाई म्यू C। बिकॉज AC की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सो रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर जो है वो काफ़ी कम होता है। हम यही बात यहाँ कह रहे हैं, बिकॉज द कैपेसिटर शोज वेरी लो रिएक्टेंस फॉर द AC and very high reactance for the DC, and so it filtered out the AC component and stops the DC to pass through, and that is obtained across this. In this way we can filter out the fluctuations or AC component from the output of the half wave or full wave rectifier। आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते गए होंगे, फिर भी अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो एज सच हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखें एक यूनिट के, जिससे कि आपको पता चलेगा। तो बाकी की यूनिट का भी अगर आपको बेनिफिट होता है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो स्टूडेंट्स अभी हाल ही में जुड़े हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। हमने रेक्टिफायर्स पढ़े हैं और जो फिल्टर सर्किट पढ़े हैं, इन्हीं की कम्बिनेशन से जो पावर सप्लाई कैसी होती है, जो किसी भी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे मोबाइल से फ़ोन है, उनमें कैसी काम करती है, तो क्या होती है पावर सप्लाई, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी बात करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पावर सप्लाई। Thank you very much.